कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपकी नटखट नेहा। जानती हूँ बहुत दिनों बाद वापस आ रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें थी जो करनी थी, थोड़ा सा उलझी हुई थी और थोड़े से पर्सनल काम थे जो अब करने के बाद फ्री हूँ। तो चलिए यूट्यूब पर वापसी करते हैं। कहानी जहाँ ख़त्म की वहीं से शुरू करते हैं। जानते हैं आगे क्या हुआ है। रूही करण के कमरे से निकलकर विवेक के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। कमरे के अंदर विवेक पैकिंग कर सोफे पर बैठा हुआ था। आंखें बहुत ही लाल थी, बहुत रोया जो था। कल दोपहर की उसकी फ़्लाइट थी। वो अपनी और रूही की फ़ोटो को देख रहा था जिसमें रूहान भी था। ये फ़ोटो तब ली गई थी शायद जब नामकरण का फंक्शन था। काव्या ने ली थी। तीनों के चेहरों पर हल्की मुस्कान थी। रूहान अपनी माँ को देख रहा था तो रूही उसे देख रही थी और विवेक उन दोनों को। वो बस फ़ोटो को देख रहा था, उस पर हाथ फेर रहा था। वो सोच रहा था कि काश उसकी ज़िंदगी खुशियों भरी होती। काश वो हमेशा ही उन्हें अपना बनाकर रख पाता। काश ये पल रुक जाते, कभी उनसे दूर ना जाता। काश वो खुश रहता अपने परिवार के साथ। वो सब कुछ सोचते हुए बस यही सब कह रहा था। वो अंदर ही अंदर रूही को ये बताना चाहता था कि वो उसकी खुशी के लिए ही उससे दूर जा रहा है। उसने दर्द से कहा, तुम्हें पानी की तड़प मुझे पागल कर रही है रूही। मेरा तुमसे दूर जाना बेहतर है। आज जो फ़ैसला मैंने लिया है वो सबको गलत लग रहा है, पर आने वाले वक्त में ये तुम्हें अच्छा लगेगा। वो रूही के सामने तो भले ही ये ना कह पाता, लेकिन उसकी फ़ोटो से बातें करते हुए वो रूही को सब कुछ बता रहा था, क्योंकि वो जानता था कि रूही के सवालों के जवाब उसके पास नहीं है। वो नहीं समझ पा रहा था कि इसके दर्द को वो अंदर ही अंदर रखकर कैसे जी पाएगा। विवेक तो रूही की फ़ोटो से बातें कर रहा था कि तभी रूही अंदर आ जाती है और वो कहती है, हमसे पूछा क्या आपने? हमें क्या अच्छा लगता है या क्या है हमारी पसंद? हमारी ज़िंदगी के फ़ैसले आपने खुद ही कर लिए विवेक। विवेक की आंखों में आंसू थे। वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। रूही का सामना करने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी उसकी। उसने उस फ़ोटो को साइड पर रख दिया और उठकर बालकनी की तरफ जाने लगा। रूही ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और रोते हुए कहा, हमसे नहीं पूछेंगे हमें क्या चाहिए? बोलिए। आप हमेशा हमें खुद से आगे रखते आए हैं। हमें जब भी ज़रूरत पड़ी आप हमारे साथ थे, हमारे पीछे खड़े थे। आज हमें पराया क्यों कर रहे हैं विवेक? ये सुनकर पता नहीं क्यों पर विवेक की आंखों से आंसू ज़रूर निकल आए, पर उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। वो पीठ करके खड़ा हो गया, क्योंकि वो रूही के सामने रो भी नहीं सकता था। पर रूही ने एकदम से उसे पीछे से गले लगा लिया, अपना चेहरा उसकी पीठ पर रख लिया। दोनों ही बहुत दर्द में थे। दर्द भी ऐसा था कि मोहब्बत उन्हें तोड़ रही थी। रूही ने फिर से कहा, हमें छोड़कर मत जाइए, हम नहीं जी पाएंगे। जब करण गए थे तो आपने हमें संभाल लिया था। अगर आप चले गए तो हम सच में कैसे जिएंगे? हमें कोई नहीं संभाल सकता। हमारे बारे में सोच तो ले। मुझे नहीं पता मैं क्या महसूस करती हूँ आपके बारे में। मैं कुछ भी नहीं जानती। मेरे साथ गलत मत करें। मुझे छोड़कर मत जाइए विवेक। आप जो कहेंगे मैं करूँगी। आप जैसा कहेंगे मैं करूँगी। पर मुझे अकेले नहीं रहना विवेक। अब ये ज़िंदगी आपके बिना नहीं है। मैं जी नहीं पाऊँगी। रूही के शब्द टूट रहे थे। वो बहुत रो रही थी। उसकी आवाज़ में दर्द था। विवेक की आंखों से आंसू बहने लगे। रूही के ये शब्द उसके दिल को सुकून दे रहे थे, एक अलग सुकून जो वो बहुत सालों से भाल रहा था। बेइंतहा मोहब्बत थी इस लड़की से उसे, पर एक तरफा। रूही की मोहब्बत के लिए तो वो तरसता ही रह गया। रूही ने कभी नहीं कहा कि वो उससे प्यार करती है और ना ही उसकी मोहब्बत को वो समझ पाई। लेकिन आज जब रूही ये कह रही थी, अपने प्यार का इजहार कर रही थी, तो वो उससे दूर जाने वाला था। पर वो खुद से कैसे दूर जाने देता? दोनों बस रो रहे थे। दोनों के अंदर दर्द था, दोनों के अंदर प्यार था, पर दोनों को पता नहीं था कि किस ओर जाना है। विवेक ने रूही के हाथों पर अपने हाथ रख लिए जो उसके सीने पर थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी मोहब्बत को एक रास्ता मिल गया था, एक मंजिल मिल गई थी, एक नई उम्मीद मिल गई थी। थोड़ी देर बाद विवेक पलट जाता है और रूही को देखने लगता है। भरी हुई आंखों से दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। उसकी आंखों में दिखावा नहीं बल्कि झूठ था। रूही की आंखों में आज प्यार था जो विवेक देखना चाहता था। आज रूही की आंखों में उसके लिए एहसान नहीं थे, जज्बात थे, मोहब्बत थी। आज उसकी मोहब्बत एक तरफा नहीं थी, दोनों तरफ से प्यार था। विवेक ने आगे बढ़कर रूही को गले लगा लिया, वो भी बहुत कसकर।
जैसे उसे अपने अंदर समा लेना चाहता हो। दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह तो यही थी ना, जब उसे उसकी मोहब्बत मिल गई। रूही ने कुछ भी नहीं कहा, बस अपना रोता हुआ चेहरा उसके सीने में छुपा सा लिया। दोनों की ज़िंदगी में खालीपन था। शायद ये मोहब्बत उनके अंदर के खालीपन को ख़त्म कर देती, उनके अंदर के दर्द को ख़त्म कर देती। शायद ये उनकी ज़िंदगी की एक नई उम्मीद थी, एक नई मंजिल थी। काफ़ी देर तक दोनों एक दूसरे के गले लगे रहे। विवेक उसे दूर करते हुए कहता है, अपनी भावनाओं में बहकर तो नहीं कह रही हो ना ये? अपने होश में कह रही हो ना? रूही का चेहरा उसने थामा हुआ था, अपना माथा उसके माथे से लगाया हुआ था। उसने फिर से कहा, भावनाओं में बहकर मत कहना, मैं माफ़ नहीं कर पाऊंगा खुद को। रूही ने अपनी आंखें बंद की। आज दिल में सुकून भर गया था। उसके शब्दों में बहुत प्यार था। पता नहीं क्या सोच रही थी। वो आगे बढ़ी और विवेक के गले फिर से लग गई। शायद ये बताने के लिए काफ़ी था कि अब वो विवेक के साथ रहना चाहती है। अब वो उससे दूर नहीं रहना चाहती, और ये करने के लिए भी उसने कितनी हिम्मत बटोरी थी। अब उसे कोई गिल्ट नहीं था, कोई भी जज्बात नहीं थे जो उसे बुरा महसूस करा सकें। उसने विवेक की तरफ कदम बढ़ा लिए थे। विवेक तो बस रूही को महसूस कर रहा था। वो चाहता था कि रूही खुद से आगे बढ़े, और आज ये हो रहा था। रूही उससे प्यार का ऐलान कर रही थी। जानता था, बहुत इंतज़ार किया, बहुत दर्द बर्दाश्त किया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन दोनों ने अपने प्यार को पा ही लिया। विवेक और रूही ने एक छोटी सी किस की और उसके बाद लंबी लंबी सांसें लेनी शुरू कर दी। पहली बार था जब रूही की आंखों में शर्म थी, ना कि गिल्ट और नफरत। विवेक खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। ये लड़की कितना शर्माती है। उसने उसे गले लगा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई सपना है, ऐसा सपना जो कभी ख़त्म ना हो। रूही कुछ भी नहीं कह रही थी। वो काफ़ी चुप थी, विवेक के गले लगी हुई थी। उसकी ज़िंदगी में दर्द और खालीपन शायद अब ख़त्म हो जाएगा। विवेक ने उसे इतना प्यार दिया है कि उसके अंदर का दर्द धीरे धीरे कम हो रहा था। उसकी नफ़रत दूर हो रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों ही अलग हुए, एक दूसरे को देखने लगे। रूही बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी विवेक को। विवेक ने उसके हाथ को थाम लिया और प्यार से उसके हाथों को चूम भी लिया। वो उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, बस मैं तुम्हें वक्त देना चाहता हूँ। तुम जितना चाहो उतना वक्त ले सकती हो, पर मुझे अब तड़पाना मत। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रूही बस शर्मा कर रह गई। रूही की मुस्कुराहट ने विवेक के दिल को जैसे जीत लिया था, उसकी धड़कनों को बढ़ा दिया था। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या कहना चाहिए। तभी रूही कहती है, रूहान नीचे है। विवेक मुस्कुरा दिया। हाथ पकड़े दोनों नीचे की ओर सब चल दिए। सब लोग हॉल में ही बैठे थे। रात काफ़ी हो चुकी है, पर किसी की आंखों में नींद नहीं थी। सबके चेहरों पर चिंता की लकीरें भरी हुई थी। सबका ध्यान तो उनकी तरफ गया। सबके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। सब लोग खुशी से भर गए थे। विवेक और रूही अपना एक हाथ पकड़े हुए नीचे की ओर आ रहे थे। दोनों जब नीचे आए तो विवेक अपने पिता के सामने जाकर घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपना सिर झुका लिया, 2 मिनट अपनी आंखों को बंद रखा, फिर बहुत आराम से और शांत भाव से कहा, आई एम सॉरी डैड, मैं स्वार्थी हो गया हूँ। मैं जानता हूँ मैं स्वार्थ में पता नहीं क्या कर रहा था, पर अब मैं नहीं जाना चाहता। क्या मैं आपके घर में रह सकता हूँ? मैं वादा करता हूँ अपनी सारी गलतियों को सुधार लूँगा। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। राकेश जी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए। उनकी आंखों में आंसू भी भर आए। उन्होंने विवेक को गले लगा लिया। सबके दिल में सुकून था कि अब सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर सब चुप रहते हैं। तभी मीरा जी कहती हैं, हाँ भैया, आजकल बच्चे बड़े हो गए हैं, अपनी ज़िंदगी के फैसले भी खुद ही लेने लगे हैं। शायद अब उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है। उनकी बातों में हल्की नाराज़गी और हल्का सा गुस्सा था। विवेक उन्हें देखता है और कहता है, माँ, क्या आप मुझसे गुस्सा हैं? आप मुझसे डांट लें, मुझसे बात कर लें, पर ये ताने मत मारें। आप चाहे तो मुझे मार भी सकती हैं। मीरा जी उसे गले लगा लेती हैं। अब सब ठीक हो गया था। रूही नर्वस थी। उसने नर्वसनेस के साथ कहा, रूहान कहाँ है? तो मीरा जी हल्का मुस्कुराते हुए कहती हैं, कल्पना के पास है। वो ले गई है उसे सुलाने के लिए। तुम चिंता मत करो, आज वो हमारे साथ ही सो जाएगा। हम ख्याल रखेंगे उसका। और वैसे भी कल्पना के साथ तो उसका कुछ अच्छा रिश्ता है, कुछ अलग सी बॉन्डिंग है। मैं तो समझ नहीं पाती वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल कल्पना
के साथ ही क्यों रहता है? उसे तो कल्पना की गोद बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ भाई, मैं तो बूढ़ी दादी हूँ और वो मॉडर्न दादी। ये सब कहकर वो खुद ही मुस्कुरा देती हैं। और वैसे भी मीरा जी ने रूही को बता दिया था कि उन्होंने रूहान के लिए दूध का डब्बा और बॉटल भी अपने पास रख ली है। उनकी बातें सुनकर तो रूही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो बच्ची नहीं थी, वो समझ रही थी कि उसकी सास क्या समझाना चाहती हैं। उसे बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस महसूस हो रही थी। उसका और विवेक का रिश्ता बहुत ही अजीब था। पता नहीं कैसे शुरू हो रहा था। अजीब सी उलझन भरी हुई थी। पर अब वो रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती थी। उसे इस रिश्ते में उम्मीद भी थी और वो जानती थी घर के हर इंसान के मन में अब रूही और विवेक के लिए भावनाएं थी, ताकि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ जाएं। रूही को बस अपने दिल को समझाना होगा, क्योंकि वो अब विवेक को खुद से दूर नहीं जाने दे सकती। उसके दिल में विवेक के लिए भावनाएं हैं, प्यार है। विवेक खुद भी मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो खुद भी काफ़ी नर्वस फील कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ सिटी हॉस्पिटल में मानव को आज नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार उठकर बैठ जाया करता, तो कभी रोने लगता और कभी चीखने लगता। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल टूट रहा था। उसके दिल के 1000 टुकड़े हो रहे थे। वो उठा और अपना गिटार बजाने लगा। वो धुन जो उसे याद थी, वो उसे बजाए जा रहा था और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वैसे तो दवाइयों के असर से वो सो जाया करता है, पर आज उसे नींद नहीं आ रही थी। उर्मिला जी जो दूसरे कमरे में थी, इतनी रात को गिटार की धुन सुन वो हैरान थी। वो समझ गई मानव जाग रहा है, इसलिए वो मानव के कमरे की तरफ बढ़ जाती हैं। ये धुन उनकी आंखों में भी नमी ठहर गई। इस धुन में इतना दर्द था ना, वो समझ रही थी कि मानव के साथ पक्का कुछ हो रहा है जो वो समझा नहीं पा रहा। उन्होंने डोर खोला और अंदर की तरफ कदम बढ़ाए। सामने का नज़ारा उन्हें बहुत डरा रहा था। उनकी हिम्मत टूट रही थी। वो मानव को रोक नहीं पा रही थी। उसकी उंगलियों से लगातार खून बह रहा था, लेकिन फिर भी वो गिटार बजा रहा था। आंखें बंद थी और बंद आंखों से आंसू बहकर गालों पर आ रहे थे, जैसे उसके दिल के हाल को वो बताना चाहते हों, जैसे समझाना चाहते हों कि आज उसका कोई अपना उससे दूर होने वाला है। ऐसा लग रहा था कि मानव को महसूस हो रहा था, उसकी प्रिंसेस उससे दूर जा रही थी। उसे बेचैनी महसूस हो रही थी, उसे दर्द महसूस हो रहा था। उर्मिला जी ने मानव के कंधे पर हाथ रखा। एकदम से वो शांत हो गया। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुके। वो बिना आंखें खोले ही कहता है, रूही लौट आओ। देखो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं वहीं पर रुका हूँ जहाँ पर तुम छोड़ कर गई थी। वो बढ़े जा रहा था, वो कहता जा रहा था। पहली बार उसने प्रिंसेस नहीं कहा था, उसने नाम लिया था, रूही। उर्मिला जी को शौक लगा। कौन है ये रूही? मानव की प्रिंसेस है क्या? मानव तो बेहोश हो चुका है। उर्मिला जी ने बेल बजाकर जल्दी से वार्ड बॉय को अंदर बुलाया। मानव को बेड पर लेटाया, उसे इंजेक्शन दिया और उसके हाथ पर पट्टी की। वो उसके पास बैठ गई। उनकी आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने इसे अपना बेटा माना था, उन्हें इसकी चिंता थी। वो नहीं जानती इसके साथ क्या हुआ है, वो इस तरह इतने दर्द में क्यों है। वो समझ नहीं पा रही थी कि रूही कौन थी। उर्मिला जी का अपना तो कोई नहीं था, उन्होंने कभी शादी भी नहीं की थी। लेकिन मानव के आने के बाद उन्हें अपने परिवार का एहसास हुआ था। वो भूल गई कि ये उनका पेशेंट है, ना कि अपनी औलाद। लेकिन उन्होंने उसे अपनी सगी औलाद की तरह प्यार किया। अपना बेटा बनाकर उसका ख्याल रख रही थी वो। वो सोच रही थी कि वो दुनिया की हर खुशी इन्हें लाकर दे दे, पर कहाँ से? अब जिस लड़की को वो ढूंढ रही हैं, उसका नाम तो उन्हें पता चल ही गया था। वहीं मेहरा हाउस में काफ़ी रात हो चुकी थी। मीरा जी ने सबको सोने के लिए भेज दिया था। रूही किचन में जाकर दूध गर्म कर रही थी। वैसे तो किसी ने भी डिनर नहीं किया था। दोपहर के लंच के बाद सब लोग इतने परेशान जो थे। तभी मीरा जी वहाँ आती हैं और मुस्कुराते हुए कहती हैं, मैं तुम दोनों के लिए काफ़ी खुश हूँ बेटा। और रूही के सिर पर हाथ रखते हुए कहती हैं, मैं नहीं जानती तुम क्या महसूस कर रही हो, पर मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि तुम्हारी झोली में अब सारी खुशियाँ भर दे। इतना कहकर वो तो वहाँ से चली गई। रूही ने दूध का कप लिया और ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। जाने से पहले उसने एक नज़र कल्पना जी के कमरे की तरफ देखा। वहाँ पर रूहान आराम से कल्पना जी के पेट पर सोया हुआ था, बिल्कुल कंफर्टेबल होकर।
ये देखकर रूही खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई। रूहान और कल्पना जी का रिश्ता अजीब था। दोनों इतना ज़्यादा घुल मिल चुके थे जैसे सालों से साथ रहते आए हों। रूही ने एक लंबी सांस ली और एक एक सीढ़ी कर अपने कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ा दिए। जैसे जैसे सीढ़ियाँ ख़त्म हो रही थी उसकी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। कल तक उस कमरे में वो बस एक दोस्त की हैसियत से रहती थी, पर आज उसने अपने प्यार का इजहार कर दिया था। विवेक के लिए अपने दिल की सारी भावनाएं उसके सामने व्यक्त कर दी थी और अब ये रिश्ता एक पल में बदल गया था। बहुत हिम्मत बटोर कर उसने डोर खोला। सामने विवेक चुपचाप से बालकनी में खड़ा था, किसी गहरी सोच में डूबा हुआ। शायद कुछ ऐसा सोच रहा था जो उसकी आने वाली ज़िंदगी के बारे में था। रूही और विवेक की ज़िंदगी बहुत उलझी हुई थी। दोनों ने बहुत हिम्मत कर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। विवेक को बालकनी में खड़ा देख रूही को समझ नहीं आया कि उसे क्या कहना चाहिए। दूध का कप वहीं टेबल पर रखकर चुपचाप से जाकर उसके पास खड़ी हो जाती है। आज पहली बार विवेक से शर्म फील हो रही थी। पता नहीं क्यों, पर अजीब सी गुदगुदी महसूस हो रही थी। शायद उसे तब भी ऐसा फील होता था जब करण के करीब आने की वो कोशिश करती थी, या फिर करण उसके पास आ जाता था। रूही ने हल्का सा गला खराशते हुए विवेक को बुलाने की सोची, लेकिन शायद वो किसी सोच में गुम था, तो रूही के आने का उसे पता नहीं चला। रूही ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा ताकि विवेक होश में लौट आए और रूही की तरफ देखने भी लगा। विवेक रूही की तरफ देख हल्का मुस्कुराकर बस देखने लगता है। रूही ने भी हल्का मुस्कुराहट के साथ कहा, कहाँ गुम है? मैं काफ़ी देर से खड़ी हूँ। विवेक बाहर फैले अंधेरे को देखकर कहता है, मैं देख रहा हूँ बाहर कितना अंधेरा है, लेकिन फिर भी चांद की रोशनी इस अंधेरे को चीरती हुई उजाला कर रही है। सच बताऊँ तो मैं समझ नहीं पा रहा। इतने वक्त से जो मैं चाहता था तुम्हें अपना बनाना, तुम्हारे इस मुँह से ये प्यार का इज़हार सुनना, पर अब मुझे कुछ भी समझ नहीं पा रहा। मेरी भावनाएं मेरी समझ से परे हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हें अपने आप बनाना भी चाहता हूँ, पर शुरुआत कहाँ से करूँ मैं समझ नहीं पा रहा। मैं सोच रहा हूँ तुम्हें ठेस ना पहुँचा दूँ, कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर दूँ, कहीं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती ना कर दूँ। विवेक की सादगी रूही को बहुत प्यारी लगती है। वो इतनी सादगी से अपने दिल की बातें उसे बता रहा था। रूही को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि विवेक ने कुछ भी उससे छुपाया नहीं था। अब रूही को उन दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ने को मानना ही होगा। वो तैयार भी थी, पर वो एक लड़की थी, इसलिए वो खुद विवेक से ऐसा कुछ कह नहीं सकती थी। विवेक रूही से पूछता है, रूहान कहाँ है? उसे सुला देता हूँ। रूही ने अपना सिर नीचे झुकाकर कहा। उसे शर्म भी आ रही थी कहने के लिए, लेकिन उसने बताना तो था ही ना। उसने सिर झुकाते हुए कहा, रूहान मासी माँ के पास है, आराम से सोया हुआ है। माँ चाहती थी कि आज वो उन्हीं के पास सो जाए, इसीलिए वो उनके पास है। इतना कहकर वो चुप हो गई। विवेक मुस्कुरा उठा। उसने रूही के गालों पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें लगता है वो मासी के साथ आराम से सो पाएगा, क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है और उसे फीड। इतना कहकर वो चुप हो गया। तभी रूही कहती है, वो सो गया है, मैं चेक करके आई हूँ, और मासी ने दूध का डब्बा और बॉटल वगैरह सब रख लिया है। रूहान को डब्बे वाला दूध दिया करते थे, क्योंकि रूही बहुत वीक थी और डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया था। विवेक को समझ आ गया था कि उसकी माँ क्या चाहती हैं, पर मसला ये नहीं था कि कोई क्या चाहता है। यहाँ दिक्कत ये थी कि रूही क्या चाहती है। रूही अंदर की तरफ जाते हुए कहती है, मैं चेंज कर लेती हूँ, आपका दूध गर्म करके रखा है तो पी लीजिए, मैंने चॉकलेट सिरप डाल दिया है। रूही विवेक का ध्यान रखने लगी थी। काफ़ी वक्त से उसकी पसंद नापसंद की हर चीज़ें वो खुद ही करती थी। विवेक कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। वो चांद को देखने लगा और वो काफ़ी कंफ्यूज था। रूही आगे बढ़ने को तैयार थी, ये पूछ ले क्या साफ साफ उससे। 10 मिनट बाद वो अंदर आया तो रूही चेंज कर चुकी थी। सिंपल सी नाइटी पहनी हुई थी जो वो नॉर्मली घर पर पहनती है। वो काफ़ी एलिगेंट लग रही थी। वो कभी भी बॉडी को रिवील करने वाले कपड़े नहीं पहनती थी, पर फिर भी वो इतनी प्यारी लगती थी ना। वैसे तो रूही और विवेक बहुत वक्त से इस कमरे में रह रहे थे, लेकिन आज कुछ बदलाव था। विवेक ने जब अपना दूध का कप उठाया तो वो ठंडा हो चुका था, पर उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप से पी लिया।
पता नहीं क्यों पर इसमें भी उसे खुशी मिल रही थी। शायद वो रूही उसके लिए लेकर आई थी। दोनों के बीच अजीब सी खामोशी थी। दोनों को ही नहीं पता कि बात कहाँ से करनी है। रूही अच्छे से बिस्तर को सेट करती है और बेड के कोने पर चुपचाप से जाकर बैठ जाती है। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि उसे क्या कहना चाहिए। काफ़ी देर की चुप्पी के बाद दोनों ही हंसने लगते हैं। इतना कन्फ्यूज़न क्यों है? उनकी शादी को वक्त हो चुका है। रूही भी स्माइल करती है। वो लोग ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे उनकी आज ही अरेंज मैरिज हुई हो और वो आज अभी तो मिले हों। वो दोनों पहले कितने अच्छे दोस्त थे। सालों से वो दोनों मुस्कुराते थे, एक दूसरे के साथ ही हर चीज़ को शेयर करते थे। विवेक चलकर रूही के पास आया और एकदम से उसे अपनी गोद में उठा लिया और किसी बच्ची की तरह उसे गोल गोल घुमाने लगा। दोनों ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। दोनों ही शरारतें कर रहे थे। ये मस्ती मजाक दोनों ने ही बहुत मिस किया था। विवेक ने रूही को उतार दिया और उसे गले लगा लिया। आज वो खुश था। उसे समझ आ गया था कि रूही भी उसके साथ आगे बढ़ना चाहती है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो रूहान को छोड़कर नहीं आती मासी के पास। बहुत ही खुशी के लिए सब कुछ कर रहा था वो। उसकी मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी। रूही उसके लिए क्या थी कोई सोच भी नहीं सकता था। विवेक और रूही दोनों ही अपने प्यार के समुंदर में डूब से गए थे। दोनों ने ही आज अपनी मोहब्बत को पा लिया था। विवेक ने उनसे बस बहुत प्यार से कहा कि आज मैं तुम्हें अपना बना लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मुझे महसूस करो और मुझे देखो। विवेक ने रूही को पा लिया था तो रूही ने भी एक नए सुख को पाया था। विवेक चाहता था कि वो रूही को ज़्यादा परेशान ना करे क्योंकि कुछ वक्त पहले ही उसकी डिलीवरी हुई थी, पर वो खुद को नहीं रोक पाया। रूही और वो दोनों ही बहुत करीब आ चुके थे। उन दोनों की करीबी इतनी ज़्यादा थी अब उन्हें कोई दूर नहीं कर सकता था। विवेक और रूही का प्यार आज परवान चढ़ गया था। दोनों ने दुनिया के अलग सुख को पाया था। पूरी रात उनका प्यार ऐसे ही चलता रहा। विवेक ने रूही को तब छोड़ा जब वो सो गई थी और उसके बगल में लेट गया। वो उसके गालों को चूम लेता है और सोचता है कहीं वो गायब ना हो जाए। उसके चेहरे पर सुकून था। दुनिया की सबसे खूबसूरत मुस्कुराहट थी। विवेक को लग रहा था जैसे आज उसने किसी खजाने को पा लिया हो। रूही को पा लिया था, अपनी मोहब्बत को पा लिया था। एक ऐसी मोहब्बत जो एक तरफा थी। सालों तक उसे कितना बर्दाश्त करना पड़ा था, पर आज रूही ने उसकी तरफ कदम बढ़ा दिए थे। दोनों के बीच की सारी दूरियां मिट गई थी, चाहे फिर वो तन की थी तो चाहे फिर वो मन की थी। बहुत कुछ होने के बाद दोनों ने एक दूसरे की मोहब्बत को पाया था। आज दोनों को शायद सुकून भरी नींद आने वाली थी, लेकिन दोनों ही अनजान थे कि आगे क्या होगा। रूही ने जो कदम बढ़ा लिए थे वो आगे जाकर उसे किस मंजिल तक ले जाएंगे इसका तो शायद उसे नहीं पता था। बाकी देखते हैं अगले भाग में क्या होगा। करण लौट कर आएगा या फिर इन दोनों की कहानी इसी तरह ख़त्म हो जाएगी। मिलते हैं अगले भाग में।